MGB डिजिटल इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका MGB डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज हमारे साथ नोएडा सिटीजन फोरम, जो कि एक सामाजिक संगठन है, उनकी एक्टिंग प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं इंद्रानी मुखर्जी जी। तो सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम। और आज हम इंद्रानी मुखर्जी जी से बात करेंगे। ये जो सामाजिक संगठन है नोएडा सिटीज़न फोरम, ये नोएडा की जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाती है। यहाँ के विधायक से यानी कि पंकज सिंह जी से इन लोगों ने अभी 10 मुद्दों पर मुलाकात की है। वो क्या है मुद्दे, लेकिन वो सब जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि नोएडा सिटीज़न फोरम क्या है। तो मैम, आप ये बताइए कि नोएडा सिटीज़न फोरम एक्चुअली करता क्या है और है क्या? नोएडा सिटीज़न फोरम एक सामाजिक संगठन है जो मुख्यतः सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीयता की भावना जगाना एवं लोगों में कल्याणार्थ जो कार्य होते हैं उसे करता है। ये सिर्फ रूरल में नहीं बल्कि अर्बन में भी, रूरल अर्बन दोनों को मिलाकर दोनों स्थानों पर कार्य करता है। और इसका विशेष जो उद्देश्य है वो है जो लोग पिछड़ गए हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, और यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको या तो आगे तक बढ़ाना, और सिर्फ बढ़ाना ही नहीं, उसको लास्ट तक, उसको कंप्लीशन तक ले जाना और उसको डिलीवर करवाना, उसके लिए फॉलो अप करना और फाइनली उन समस्याओं का निदान करवाना। ये है इसका मुख्य उद्देश्य। ये तो नोएडा सिटीज़न फोरम। अभी जो खबरों में आया था कि आप लोगों ने 10 मुद्दे जो नोएडा की बुनियादी मुद्दे हैं उस पर यहाँ के विधायक पंकज सिंह जी से बात की, तो वो क्या मुद्दे थे? हाँ, देखिए, नोएडा एक विकासशील शहर है और जैसा कि आप जानते हैं जब कोई जगह विकसित हो रहा हो तो बहुत सारे उसके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, मुद्दे आते हैं, और उनका समय समय पर निराकरण होना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हम हमारे माननीय विधायक श्री पंकज जी से हम चुनाव से पहले भी मिल चुके हैं और उनको हमने अपनी लिस्ट दी थी। बल्कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक फॉलोअप मीटिंग था हमारा, क्योंकि उनमें से बहुत सारी समस्याओं का अभी तक निदान हुआ नहीं है और हम चाहते हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर ये सारी समस्याओं का निदान हो। तो उनमें से 10 मुख्य समस्याओं को हमने इस बार उनके सामने जाकर उठाया, जिनका कि बहुत जल्द निदान बहुत आवश्यक है। एक समस्या जो बहुत बड़ी है यहाँ पर वो है पानी के गुणवत्ता की समस्या। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हाई राइज सोसाइटीज़ हैं जो मुख्यतः बोरिंग वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और यहाँ की वाटर की क्वालिटी मैं आपको कह सकती हूँ 2200 से ज़्यादा TDS है, जो कि पोर्टेबल तो नहीं है, स्नान करने योग्य भी नहीं है। इस पानी की समस्या की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पेट की तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमने उनसे मुलाकात करी है कि वो इसके विषय में थोड़ा खास ध्यान दें और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नोएडा अथॉरिटी से कहा जाए कि उसके लिए यथोचित कदम उठाए जाएं। एक दूसरी समस्या है हमारी मेट्रो फीडर बस की समस्या। हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो मेरा ये कहना है, हमारा सिटीज़न फोरम का ये सोचना है कि पर्यावरण सिर्फ पेड़ लगाकर ही हम नहीं बचा सकते, उसके साथ भी बहुत सारी आनुषंगिक चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है पर्यावरण की रक्षा के लिए। अब ज़्यादातर जो नए सोसाइटीज़ हमारे डेवलप हुए हैं नोएडा में, उन सोसाइटीज़ में फीडर बस की समस्या है, वहाँ पर उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि सुबह के ऑफिस टाइम में और शाम के ऑफिस टाइम में इन सेक्टरों में पूरा जाम लगा हुआ रहता है। ये सिर्फ पॉल्यूशन को ही नहीं बढ़ाता, हमारा जो राष्ट्रीय संपदा है उसका भी नुकसान हो रहा है। हम फ्यूल बचा सकते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख सकते हैं। तो हमने ये भी अनुरोध करा है उनसे कि मेट्रो फीडर बसेस को हर एक सोसाइटी से लिया जा सके, इस बात पर खास ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही हमारे कुछ जगहों पर, चूँकि मैंने जैसे आपको कहा कि विकासशील हमारा शहर है, तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं, लेकिन इन कंस्ट्रक्शन के कामों का एक डेडलाइन, एक टाइम लाइन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, लोगों का एक टाइम फ्रेम होता है माइंड में भी कि चलो अभी फ्लाईओवर बन रहा है तो 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब वो एक्सटेंड होता जाता है तो कहीं ना कहीं लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं और एक्सटेंडेड टाइमलाइन में
में हकीकत में परेशानियां बहुत बढ़ जाती है, विशेषकर बारिश के दिनों में। अब जैसे मैं आपको 2 प्रोजेक्ट का नाम लूँगी जिससे यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि उसका टाइमलाइन मेंटेन नहीं हो रहा है। एक है परतला का फ्लाईओवर और एक है दादरी रोड का फ्लाईओवर। ये दोनों बहुत दिनों से इसके टाइमलाइन एक्सटेंड हो रहे हैं और यहाँ के निवासियों को, वहाँ के व्यवसायियों को बहुत सारी समस्याओं का इसके लिए सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक कुछ ऐसी फिक्स किया जाए कि इस टाइमलाइन के अंदर ये काम हो जाए, तो ये बहुत ही आवश्यक है। एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी सेक्टर 121 के अपोजिट एक डंपिंग ग्राउंड बन गया था और उसको माननीय पंकज जी ने उसको हटाने का प्रबंध किया है, परंतु अभी तक उसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहाँ पर निवासियों ने प्रपोज़ल भी दिया है नोएडा अथॉरिटी को कि वहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए ताकि यहाँ के युवाओं के लिए और हमारे जो भी खेल प्रेमी हैं उनके लिए एक ऑल्टरनेट स्पेस बन सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नोएडा में सिर्फ एक नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21A को छोड़कर इस तरह का कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अवेलेबल नहीं है, तो शहर के सभी भागों को जोड़ना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आवश्यक है और साथ ही निवासियों के हेल्थ के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये जो डंपिंग ग्राउंड है, इल्लीगली यहाँ पर कूड़ा जलाया जाता है, वहाँ के वातावरण में बहुत ही टॉक्सिक गैसेस का एमिशन हो रहा है जिससे वहाँ के निवासियों का, स्पेशली बच्चों के लंग्स को ये बहुत क्षति पहुंचा रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एनसीएफ का ये सोचना है कि बिल्कुल 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसकी तत्काल आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए उस डंपिंग यार्ड को वहाँ से हटाने की एवं वहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की। तो ये मांग हमने ये भी रखी है उनके सामने। जी मैम, आपने बताया कि पंकज सिंह जी से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं, फॉलो अप लिया है। अब उनका क्या कहना है जो डिले हो रहा है चीज़ों में, जो पहले भी आपने बात की, उस पर क्या कह रहे हैं वो? जी देखिए, हमने इस विषय में उनसे बात करी है। उनका कहना है कि उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही त्वरित गति से वो कोशिश करेंगे कि नोएडा अथॉरिटी इन सब पॉइंट्स पर अपना एक्शन ले और ये तो अब थोड़ा समय ही बताएगा कि कितनी त्वरित गति से कार्य होता है। हम भी प्रतीक्षा में हैं कि हमारे नोएडा को अच्छा बनाने में हमारे जनप्रतिनिधि हमारे आगे आए और हमारी सहयोग करें। बिल्कुल, ये मेट्रो फीडर सर्विस की जो बात आपने की, इससे एक्चुअली लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, शाम को ट्रैफिक और फिर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस पर क्या उन्होंने कुछ खास तवज्जो दिया इस मुद्दे पर? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि इस विषय पर वो अथॉरिटी से बात करेंगे और जितनी जल्दी हो सके इस विषय पर भी, मतलब मेट्रो फीडर बसेस की जहाँ जहाँ सुविधा हम तत्काल दे सकते हैं वहाँ पर हम करेंगे और जहाँ जहाँ अभी तक नहीं हो सकती, जैसे कुछ रूट चल रहे थे ऑलरेडी लेकिन वो बंद हो गए, हो सकता है कि वायबिलिटी की वहाँ पर क्वेश्चन हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके एनवायरनमेंट की भी। और किसी भी एक चीज़ को शुरू करते के साथ ही वो सक्सेस हो जाए ऐसा होता नहीं है, थोड़ा समय देना होता है उस चीज़ को। आपने कंटिन्यू किया, धीरे धीरे लोगों को जब दिखेगा कि हमें जैम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तब वो शिफ्ट करेंगे। लोगों का माइंडसेट बदलने में थोड़ा समय लगता है, तो वो समय देना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। अच्छा, ये पानी की शुद्धता पे अगर हम बात करें, पानी की शुद्धता को लेकर भी आपका पहला बिंदु ही वही है, तो उस पर किस तरह से ये लोग काम करेंगे? क्योंकि एक तो गंगा जल का यहाँ पर है जो सिस्टम, वो भी कुछ खास, उसके भी कुछ खास रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जो जनता बातें करती हैं वो कुछ कह नहीं पा रही कि हाँ कितना साफ़ पानी है। ये प्रॉब्लम है दिल्ली का भी और नोएडा का भी, तो उस पर किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं आगे? हाँ देखिए, इसमें क्या है कि नोएडा अथॉरिटी से इस विषय पर टीम मिल चुकी है और अपने सुझाव भी दिए हैं। एक तो गंगा वाटर का जो मिश्रण किया जाता है, वो जब डायरेक्ट बोरवेल के वाटर से मिश्रण किया जाता है तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो ये ज़रूरी है कि मिश्रण से पहले उसको शुद्धिकरण किया जाए। और इसके लिए हाँ जी, जो बोरवेल के वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो उसके पहले उसकी शुद्धिकरण की जाए। और इसके लिए एक बड़ा प्लांट लगाने के बजाय कई छोटे छोटे प्लांट लगाया जाए, कुछ लोकली लगाया जाए ताकि उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम किया जा सके।
इन मुद्दों पर आप लोगों की बातें हुई और सजेशन भी दिया आपने इस तरह की। जी जी जी, इसके अलावा भी कुछ और मुद्दों पर भी बात हुई है। जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है फ्लैट्स की रजिस्ट्री का। लोगों ने घर तो ले लिया है, बहुत सारा अपना ज़िंदगी भर की कमाई तो इन्वेस्ट कर दी है, लेकिन अभी तक उनको अपने घर का मालिकाना हक नहीं मिला है। बात यहाँ पर हो जाती है बिल्डर की गलती की। तो हमारा ये प्रश्न है अथॉरिटी से भी, हमने प्रतिनिधि को भी यही बताया, अपने जनप्रतिनिधि को, कि बिल्डर की गलती की सज़ा जनता को क्यों दी जाए। अगर बिल्डर ने कोई काम नहीं पूरा करा, उसने अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नहीं करा, तो बिल्डर के प्रोजेक्ट्स रोके जाए। जनता की रजिस्ट्री क्यों रोकी जाती है? क्योंकि अगर आपके पास मालिकाना हक नहीं है तो बहुत सारे इससे जुड़े हुए लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। आपको अपना घर बेचना हो, किसी की मजबूरी ही हो, लेकिन इसमें आपके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। बिल्कुल, ये बुनियादी से मतलब मुझे लग रहा है बहुत अहम मुद्दे हैं जो आप उठा रहे हो जी। तो अगर जनता इस तरह के अपने मुद्दे लेकर आना चाहे आप तक, क्योंकि जो आम जनता है उनकी बहुत सारी और भी परेशानियां होंगी जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाए, कैसे पहुंचा सकते हैं वो आप तक? देखिए, हमारा अपना ट्विटर हैंडल भी है, हमारा अपना जो ऑफिस है नोएडा सिटीज़न फोरम का, ये BS 32 सेक्टर 70 में है। इसके अलावा हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं और ईमेल आईडी है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप काइंडली वो स्क्रीन पर दिखा दीजिए। वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों पे बातें करते हैं। इसके अलावा कुछ खास मुद्दे जो आप बताना जी, बिल्कुल। जैसे नोएडा में काम हो रहा है, परंतु उसको समयबद्ध तरीके से कराने के लिए हमने ये प्रपोज़ल रखा है कि सिटीज़न चार्टर की बात बहुत दिन से चल रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। सिटीज़न चार्टर की व्यवस्था हो, जनता का उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है वहाँ के लोगों का, ताकि वहाँ पर की समस्याओं को हम डायरेक्ट बोर्ड तक ले जाया जा सके और उसका समाधान हो सके। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या स्पेशली ये हाई राइज सोसाइटीज़ में आ रही है, वो है नियमित AOAs के चुनाव नहीं होने का। ये समस्या धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा है और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि इसके लिए कई सारे सिस्टम उत्तरदायी हैं। मतलब एक तो डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑफिस ठीक से काम नहीं करता। आप कहे तो पंकज जी से हमने चुनाव से पूर्व भी बात करी थी इस विषय पर हमारे माननीय विधायक से, एवं उन्होंने अपना इनिशिएटिव लेकर उन्होंने व्यवस्था करी थी कि मेरठ से जो डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो नोएडा में भी 2 दिन बैठा करे। उसकी व्यवस्था तो हो गई, 2 दिन बैठ तो रहे हैं डिप्टी रजिस्ट्रार, लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप स्वयं जाकर कभी देख कर आए कि उस ऑफिस में कुछ भी काम नहीं होता। उस ऑफिस में एक फाइल तक नहीं है, उस ऑफिस में एक स्टाफ तक नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ तक, कि वहाँ पर कुछ हो सके। तो सिर्फ ये काम खाना पूर्ति के लिए नहीं होने चाहिए। यदि हमने डिसाइड करा है कि यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार बैठेंगे तो वो वर्किंग होना चाहिए, उनका ऑफिस वर्किंग होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन आकर यहाँ पर बैठकर चले गए। और इसी कारण से हमारे यहाँ जो चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं, इसके कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑफिस ठीक से वर्किंग नहीं कर रहा है। इसके कारण ही ये समस्याएं आ रही हैं। जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नियमित चुनाव करने चाहिए, तो कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए उन पदों पर और उन पदों का उपयोग जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। करप्शन चल रहा है वहाँ पर। तो इन स्थानों पर सही से चुनाव कराने के लिए जब जनता की मांग उठती है तो ये कह दिया जाता है कि हम तो जी ऐसे ही करेंगे, आप चले जाओ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का बात यहाँ पर क्यों आता है? क्योंकि हमारे जो मॉडल बाईलॉज है उनमें कुछ ग्रे एरियाज़ है। जब तक उन ग्रे एरियाज़ को आप प्लग इन नहीं करते तब तक उन ग्रे एरियाज़ का फ़ायदा उठाकर इस तरह की घटनाएं चलती रहेंगी। तो इस विषय को हमने बहुत मुख्यता से उठाया और उनको ये प्रपोज़ल दिया है कि बाईलॉज में अमेंडमेंट के लिए सदन पर इस विषय को रखें। और इस बात की खुशी है कि पंकज जी ने इस बात को बहुत ही पॉजिटिवली लिया है और बल्कि उन्होंने हमसे सजेशंस भी मांगे हैं कि हमारी तरफ से क्या सजेशंस हैं, लीगल सजेशंस, जिसको वो अगले सत्र में सदन की पटल पर रख सके, ताकि इस समस्या से ये जो चुनाव समय पर नहीं होना और उससे जुड़े हुए जो करप्शंस हैं उससे हम परमानेंटली निजात पा सकें।
जी मैम, सबसे पहले तो मैं MGB डिजिटल इंडिया की तरफ से आपको ये कहना चाहूँगी, ये जो मुद्दा आपने उठाया कि सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करना है, काम करना, और ये चीज़ आपने विधायक जी से भी बात की, तो ये जनता भी चाहती है कि इस तरह की बातें जो जनप्रतिनिधि से कोई करे, तो ये NCF कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सबसे पहले जनता की तरफ से और MGB की तरफ से तो हम आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ हमारे मुद्दे हैं जो है कि हर एक सेक्टर में या फिर जैसे एक एरिया हो गया, उस एरिया में सामुदायिक केंद्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने कुछ फेस्टिवल करते हैं या फिर हमारा कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है स्पेस की। और नोएडा इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर बहुत जगहों से लोग आए हुए हैं, हर तरह के फिनेंशियल बैकग्राउंड के, सोशल बैकग्राउंड के, रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत मल्टी कल्चर है यहाँ पर, और उसको सपोर्ट करने के लिए हर एक सेक्टर में अपना सामुदायिक केंद्र होना बहुत आवश्यक है। इस विषय पर भी हमने कहा है कि नोएडा अथॉरिटी को इस बात का डायरेक्शन दिया जाए कि इस विषय पर त्वरित कार्रवाई हो। एक और मुद्दा है मल्टी पॉइंट कनेक्शन का। इस पर मैं आपको बहुत लेंथ पे तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि समय की भी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मल्टी पॉइंट कनेक्शन सरकार ने ऑफ़र तो किया है, जिसमें कि हर एक के पास डायरेक्ट मीटर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के। अभी आप अगर जाएंगे हाई राइज सोसाइटीज़ में तो सिंगल पॉइंट पे काम चल रहा है। जैसे एक सोसाइटी तक लाइन पहुंचती है, फिर उसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हाँ, सब मीटर के थ्रू। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे बिल्डर के हाथों में है, बिल्डर इसमें इलीगल कुछ पैसे काट लेता है। अगर सरकार ने कुछ रिबेट दिया है उसको जनता तक पहुंचाता नहीं है। कई बार बिल्डर इसको इलीगल एक्सटॉर्शन के लिए भी यूज़ करता है, और हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जनता इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती कई बार, और ये एक बहुत बड़ा करप्शन का रूट कॉज बनकर बैठा हुआ है। और कई जगहों पर AOAs भी ये काम कर रहे हैं जो कि बिल्डर कर रही है, इलीगल एक्सटॉर्शन का, और आपके पास कोई उपाय नहीं होता क्योंकि आपको कहा जाता है कि ये पैसे चाहे वो लीगली हो या इलीगल हो, एक्सटॉर्शन हो या कुछ भी हो, वो कहते हैं अगर आप ये पैसे नहीं दोगे हम आपका इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे। तो इसको लेकर एक धमकी देने का एक ज़रिया बन गया है ये सिंगल पॉइंट। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी है, इससे सरकार का भी राजस्व बढ़ जाएगा, मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो आएगी। परंतु इसमें मेन समस्या जो आ रही है वो है, डिपार्टमेंट ने तय करा है कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए करीब 20,000 रुपये प्रति घर हमें, प्रति फ्लैट हमें देने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा है। एक बार ये लोग पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बिल्डर को पैसे दे चुके हैं इलेक्ट्रिकल का, अभी यदि आप फिर से उनसे यही पैसे मांगे तो ये उनके जेब पर थोड़ा सा अत्याचार हो जाएगा। तो ये हमारा अनुरोध है, और हमने इस बात को रखा है कि या तो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज़ कर लिया जाए, क्या फिजिबिलिटी है इसकी एक स्टडी कराई जाए कि हमारे जो करंट मीटर है उनको चेंज करके करंट सिस्टम में करने के लिए कितना खर्च आ रहा है, और ये जो 20,000 के आसपास का खर्च प्रति फ्लैट आ रहा है उसको जितना हो सके मिनिमाइज़ किया जाए। इससे फ़ायदा रेजिडेंट्स को भी है, बिल्डर को भी हम कुछ हद तक इसमें रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे एक्सप्लॉयटेशन करने से, और साथ ही साथ सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा। तो ये बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक है ये आइडिया। तो ये हमने रिक्वेस्ट करा है कि इस पर विशेष थोड़ा सा एक कमेटी बिठाकर इसकी एक डिसाइड करके इस पे एक्शन लिया जाए। मैम, ये जो मुद्दे हैं, 10 मुद्दे, ये अहम मुद्दे हैं, लेकिन एक जो मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है कि करप्शन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए भी खड़ा हो रहा है, जनता के लिए तो है ही, आपके लिए भी कि काम हो नहीं पा रहा है। उस पर आपकी बात हुई पंकज सिंह जी से? जी, हमने ये बात कही है उनसे, और उनका आश्वासन है। अब हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितनी जल्दी, अभी पंकज जी को आए 1 वर्ष हो जाएंगे करीब, और 2-3 महीने में तो कुछ कार्य हुए हैं और बहुत सारे कार्य अभी लंबित हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि इन कार्यों पर जल्द से जल्द उनका
कार्य होगा इन पर त्वरित गति से, और जब तक नहीं होगा तब तक हम इन पॉइंट्स को लेकर अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते रहेंगे और आप लोगों को भी इसकी जानकारी हम देते रहेंगे। बिल्कुल मैम, कोई टाइमलाइन भी दिया है पंकज सिंह जी ने कि हाँ इतने दिनों तक या फिर इतने वक्त तक शायद हम कुछ कर पाएँ? एग्जैक्ट टाइमलाइन तो उन्होंने नहीं दिया है, परंतु मैं आपको कह सकती हूँ कि अगले क्वार्टर मतलब 3 महीने के अंदर हम फिर से उनसे जाकर मिलेंगे। इनमें से जो बातें जो पॉइंट्स नहीं टेकअप हुए हैं या फिर उन पे काम नहीं शुरू हुआ हो, हम फिर से उनसे इस विषय पे बात करेंगे। तो आप 3 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पर लेकर काम शुरू करने के लिए जी इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वो टेक्निकल बात हो जाती है कि एक काम शुरू हो और उसके ख़त्म होने में कितना टाइम लगे, ये तो टेक्निकल डिसीजन होते हैं, परंतु काम शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रद्दी के टोकरे में चला गया, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इस पर प्रतिबद्ध हैं, नोएडा सिटीज़न फोरम प्रतिबद्ध है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं इन पर काम शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो और कंक्लूजन तक पहुँचे, तब तक हम लगे रहेंगे। जी बिल्कुल, ये देखा आपने और सुना इंद्रानी जी को कि किस तरह नोएडा की जो अहम मुद्दे हैं, सिर्फ बुनियादी ही नहीं अहम, हर तबके के लोगों से जुड़े हुए वो मुद्दे जिन पर इन्होंने बातें की हैं। टाइम फ्रेम भी बताया है, 3 महीने में काम शुरू हो जाना चाहिए। अगर तब तक शुरू नहीं होता है, हम भी आगे बात करेंगे, शायद पंकज सिंह जी से भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इन सारे मुद्दों पर एक बार बात करने के लिए और पहल करने के लिए इंद्रानी जी का फिर से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि जनता के लिए काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक सामाजिक संगठन है जो काम करता है, और जनता के लिए सामाजिक संगठन, मीडिया और जनप्रतिनिधि सभी काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। हम उसका फॉलोअप लेते रहेंगे और उम्मीद है कि पंकज सिंह जी भी इस पर जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेंगे और जनता की जो भी परेशानियां हैं वो सॉल्व होंगी। तो फिलहाल अभी मैं इंद्रानी जी को यहीं पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शुक्रिया मैम। लोकतंत्र के चौथे पिलर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनता की बात को लोगों के सामने रखने के लिए। बिनू जी बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।